हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षार और लवण चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आइए देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है, डिस्कस करने वाले हम अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। ठीक है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। तो ये आप जैसे देखें हैं, अम्ल बहुत पुरानी चीज़ है। जैसे देखिए आप लोग घर पे क्या खाते हैं, सिरका खाते होंगे ना, सिरका खाते होंगे, दही है, इमली है, नींबू है, ये सब चीज़ें आप खाते होंगे। देखिए तो इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं। देखिए जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, और जो नींबू में पाया जाता है वो होता है सिट्रिक अम्ल। ये एक कहने का मतलब जीके का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पूछ सकता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं दही खट्टा क्यों होता है, तो आप बता सकते हैं दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है इसलिए वो खट्टा होता है। इमली खट्टी क्यों होती है, तो टार्टरिक अम्ल के कारण होती है। नींबू खट्टा क्यों होता है, सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। सिरका खट्टा क्यों होता है, एसिटिक अम्ल के कारण। तो बच्चों आइए देखते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया बच्चों डिस्कस, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको यानी कि अम्ल को परिभाषा के परिभाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो आइए देखते हैं। आर्हीनियस के अनुसार जो है 1887 ईस्वी में, आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी में क्या किया, बताया अम्ल को ऐसा यौगिक जिसको जल में घोलने पर वह हमें हाइड्रोजन आयन देता है और उसके अतिरिक्त और धनायन नहीं देता है, तो उसे अम्ल कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हम आर्हीनियस के अनुसार अगर देखा जाए अम्ल की डेफिनेशन, परिभाषा देखी जाए एसिड की, तो ऐसा यौगिक कोई भी कंपाउंड हो जिसको हम जल में डालें, घोलें, तो हाइड्रोजन तो आयन देता है, उसके अतिरिक्त कोई और आयन ना दे, मतलब ओनली ऑन हाइड्रोजन आयन दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोल देंगे। जैसे देखिए बच्चों देख लेते हैं, जैसे देखिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब इसको हम जल में घोलेंगे, ठीक है, तो ये आयनों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस आयन में टूटेगा और कैल्शियम, तो ये कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन दिया ना। ठीक है, दूसरा क्या है, H2SO4 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन दिया। ठीक है, तो ये किसका अगर देखा जाए तो ये अम्ल का जो है एग्जाम्पल्स है। ठीक है, या फिर देखिए HNO3 है, पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन, NO3 नाइट्रिक अम्ल निकल गया। ठीक है, अब बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। देखिए डिस्कस कर लेते हैं हम किस पे, एक बार आप पॉइंट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे किस टॉपिक पे, कि टाइप ऑफ एसिड कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एसिड। तो टाइप ऑफ एसिड कितने होते हैं बच्चों, देखिए टाइप ऑफ एसिड होते हैं, टाइप ऑफ एसिड कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। दूसरा क्या होता है वीक एसिड जिसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, दूसरा क्या होता है वीक एसिड। ठीक है, ये होगी। आइए देख लेते हैं कि करके क्या कैसे क्या होता है। तो बच्चों एक एक करके देख लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। देखिए जब किसी प्रबल अम्ल में किसी पदार्थ को घोला जाए तो उसका पूर्ण रूप से आयनाइजेशन हो जाए, आयनन हो जाए, और अधिक से अधिक हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो, उस आयनाइजेशन में क्या हो, अधिक से अधिक हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे देख लीजिए, जैसे यही हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, HCl है। अभी देखिए जब इसका हम करेंगे, ठीक है, जल में घोलेंगे, किसी पदार्थ में घोलेंगे, जब पदार्थ में घोल दिए प्रबल अम्ल को, देखिए आयनाइजेशन हुआ और हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, अधिक से अधिक हमें हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। दूसरा देख लीजिए, जैसे H2SO4 है, इसमें भी हमें 2 हाइड्रोजन प्राप्त हुआ,
हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, SO4 निकल गया और H2SO प्लस पॉजिटिव आयन प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं हम बी क्या होता है। बीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल क्या होता है, देख लीजिए। दुर्बल अम्ल, जब किसी अम्ल में पदार्थ को घोला जाता है तो उसका पूर्ण रूप से आयनाइजेशन नहीं होता, आयनन नहीं होता है और हमें कम से कम हाइड्रोजन आयन देता है। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा रहता है और ये हमें कम से कम हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे देख लीजिए, तो उसे हम बीक एसिड कहेंगे। जैसे देखिए कैसे, जैसे ये HCN है, इसमें क्या हमें एक ही मिला, ठीक है। जैसे आयनाइजेशन किए तो हाइड्रोजन पॉजिटिव था, CN गेट निकल गया। उसके बाद देखिए CH3COOH है, जब इसका आयनाइजेशन करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन निकल गया, एक ही कम से कम दिया। देखिए अब हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट पे। अगले पॉइंट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, रासायनिक गुण पे बात कर लेते हैं किसके, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, देख लेते हैं। तो बच्चों आइए केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे देख लीजिए, जैसे क्या करता है अम्ल, क्या करता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ऐसे सब प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऐसे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखिए प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे सक्रिय धातु के साथ अपक्रिया कर, जब अम्ल जो है सक्रिय धातु के साथ अपक्रिया करता है तो कैसे करता है देख लेते हैं। जैसे देखिए, ठीक है, 3 रासायनिक गुण है। पहला है सक्रिय धातु के साथ अपक्रिया, ठीक है, जिंक है, सक्रिय धातु है। अब H2SO4 से जब क्रिया कराएगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, निकल जाएगा और Zn जिंक सल्फाइड निकल जाएगा, ठीक है, ये साल्ट बन गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए Zn2HCl है, ZnCl2 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, जिंक क्लोराइड निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, दूसरा धातु या धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या होगा। देखिए धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करेगा तो क्या होगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, ठीक है। यानी देखिए जब क्या होगा, धातु कार्बोनेट के साथ और अम्ल की क्रिया करेगा तो क्या होगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। देखिए धातु कार्बन, जैसे Na2CO3 को ले लिए, धातु कार्बोनेट ले लिए, अम्ल को ले लिए 2HCl, ठीक है। उसके बाद जब क्रिया कराया तो क्या निकल गया, लवण निकल गया, 2NaCl, लवण निकल गया, जल निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया, ठीक है बच्चों। ये हो गया दूसरा, यानी सक्रिय धातु के साथ अपक्रिया हो गया, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया हो गया। तीसरा क्या है देखते हैं, तीसरा है बच्चों अम्लों का धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया होगा तो क्या होगा, अम्लों का धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया होगा तो क्या होगा। देखिए अम्ल है CO, ठीक है, ठीक है, धातु उसका ऑक्साइड 2HCl के साथ क्रिया करा दिए तो क्या हो गया, CaCl2, ठीक है, जल बनेगा और साल्ट बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। ये हो गया अम्लों का धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल बनेगा और लवण बनेगा बच्चों, ठीक है। देखिए अब अम्ल के बाद हम दूसरा नंबर पर चर्चा करेंगे किसकी, क्षारक। क्षारक क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं क्षारक क्या। तो बेस की चर्चा करते हैं, क्षारक क्या होता है बच्चों, ठीक है। आर्हीनियस के ही अनुसार बेस क्या होता है, ठीक है। क्षारक या क्षार किसे कहते हैं देखते हैं। देखिए जब किसी यौगिक को जल में घोला जाता है तो हमें ऋणायन के रूप में केवल OH आयन प्राप्त हो, ठीक है बच्चों, ऋणायन के रूप में केवल OH आयन प्राप्त हो। जैसे देखिए HNO OH को जब हम घोलेंगे जल में तो ऋणायन प्राप्त होगा OH, ठीक है, OH निकल जाएगा, सोडियम पे प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, ठीक है, तो उसमें भी पॉजिटिव आयन निकल जाएगा और OH। यह उत्क्रमणीय है, ठीक है, ये उत्क्रमणीय है कि अगर इसको हम ठंडा करेंगे तो भी KOH में हो जाएगा और अगर गर्म करेंगे तो ये दो अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी पोटेशियम पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूट जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए MgOHCl को अगर हम करेंगे तो देखिए Mg डबल पॉजिटिव हो जाएगा और OH निकल जाएगा, Cl साल्ट निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। सेल्फ देखिए अगर एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर जो है OH के साथ कोई और ऋणायन प्राप्त हो जाता है तो क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। ये तो हम बेस पढ़ रहे हैं, क्षार पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब जो है OH के साथ जैसे हम जब किसी यौगिक को जल में घोला जाता है तो हमें ऋणायन के रूप में केवल OH आयन प्राप्त होता है तो उसे हम क्षार बोलते हैं। लेकिन अगर ऋणायन के OH के अलावा भी अगर कोई ऋणायन हमें प्राप्त हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे साल्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे,
साल्ट, क्षार बोलेंगे लवण बोल देंगे, ठीक है, लवण बोलने लगेंगे। ठीक, अगर कोई और ऋणायन, जैसे ये देखिए ये है ना, एक और ऋणायन प्राप्त हो गया OH के साथ, तो ये क्या हो गया, लवण हो गया बच्चों। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये कहने का मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब कहने का मतलब अगर देखा जाए, अगर जब एक ही OH आयन प्राप्त होगा तभी वो बेस होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, अगर कोई और अगर प्राप्त हो जा रहा है उसके साथ ऋणायन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा लवण। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। और एक पॉइंट ध्यान रखिए, और एक पॉइंट देखिएगा, जितने क्षारक होते हैं, ठीक है, वो जल में नहीं घुलते हैं, और जो जल में घुल जाते हैं वो उसे हम क्षार बोलते हैं। एक नोट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। देखिए, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है, क्षारक का मतलब बेस है, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसे हम क्षार कहते हैं, या एल्कली बोलते हैं। क्षार का मतलब एल्कली बोलते हैं बच्चों। ठीक है, या दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा नोट में क्या है देखते हैं। सभी क्षार क्षारक हैं परंतु सभी क्षार नहीं होते। देखिए एक बार पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सभी क्षार क्षारक हैं या फिर क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी क्षार क्षारक होते हैं या फिर सभी क्षार क्षार होते हैं, या सभी क्षारक क्या होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों। आप इन दोनों बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बेस, टाइप ऑफ बेस, जैसे अम्ल की चर्चा किए थे वैसे हम लोग क्षार की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस होता है, यानी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होते हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग क्षार क्या होते हैं और वीक क्षार क्या होते हैं, देखते हैं। यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं क्या होते हैं, देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रबल क्षार पे। ठीक है, प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। देखिए, ऐसा क्षारक जिसका पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग क्षार। जैसे देखिए, जैसे NaOH है तो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और हमें क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। ठीक है, दूसरा भी देख लीजिए, जैसे KOH है, ये भी पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाता है, आयनाइजेशन इसका हो जाता है और हमें क्या देता है, आयनाइजेशन करके क्या देता है, OH नेगेटिव दे देता है। ठीक है, अधिक से अधिक हमें OH आयन देता है। ठीक है, ये दुर्बल क्षारक हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, ये दोनों किसके उदाहरण हो गए, प्रबल क्षारक के। ठीक है, तो हम देख लेते हैं दुर्बल क्षारक के उदाहरण। जैसे देखिए ऐसा क्षारक जिसका पूर्ण रूप से आयनाइजेशन नहीं होता है, आयनीकरण नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वीक बेस यानी दुर्बल क्षार बोलते हैं बच्चों। जैसे इसका देखिए क्या होता है, NaOH है, जब इसका आयनन नहीं होगा पूर्ण रूप से, ठीक है, अर्थात क्या होगा, NH4 हो जाएगा और OH कम से कम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये कम से कम हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं दुर्बल। इस प्रकार से हम इसको क्या बांटे हैं, क्षार को प्रबल और दुर्बल क्षार में। अब इसके हम बात करते हैं प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होगा इसका, प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर लेते हैं कि बेस जो है ये, इसका प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए गुण क्या होता है, देखते हैं। हम जानते हैं कि ये लाल लिटमस पेपर के इसका टेस्ट होता है, ये अगर लाल लिटमस पेपर है तो उसे क्या करता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका हो गया गुण हो गया। ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर अगर रहे तो उसको क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब इसके बाद हम कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ठीक है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ठीक है,
इसमें भी क्या होगा, सक्रिय धातु से जब क्रिया करेगा तो क्या करेगा, सक्रिय धातु के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या होगा, देखिए सक्रिय धातु के साथ अपक्रिया, ठीक है। देखिए वही कंडीशन इसमें भी होगा, ठीक है। जैसे जिंक है NaOH के साथ इसका अपक्रिया कराएंगे, ठीक है। क्या होगा, किसी भी क्षार का अगर सक्रिय धातु से अगर अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सोडियम, इसका नाम सुन लीजिए, क्या है, सोडियम क्या है, जिंकेट है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। और दूसरे गुण की अगर चर्चा करें तो आधात्मिक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, दूसरा गुण क्या है, आधात्मिक ऑक्साइड के साथ अगर अपक्रिया करेगा तो क्या होगा, ठीक है, आधात्मिक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, ठीक है। इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, चर्चा करें। देखिए जैसे आधात्मिक ऑक्साइड जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल हम NaOH लेते हैं, जब क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, साल्ट बनेगा, Na2CO3 बन गया और जल निकल गया, ठीक है, जल निकल गया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ये क्या है, इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, आप जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। तीसरा जो गुण है इसका, अम्लों के साथ अपक्रिया करेगा, तो अम्ल के साथ, देखिए जब कोई अम्ल जो है क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होगा, अम्ल के साथ अपक्रिया, इस अपक्रिया को जो है, ठीक है, इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल के साथ अगर कोई अपक्रिया करता है क्षार तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसको आप पॉइंट में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं, कोई बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया किसे बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अम्लों के साथ अगर अपक्रिया करता है कोई क्षार तो उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं। देखिए जैसे हमारा NaOH है, ठीक है, अब इनके साथ क्षार है, अम्ल के साथ अपक्रिया करें तो क्या जल बनेगा और क्या बनेगा, लवण बनेगा, ठीक है, लवण बन गया, ठीक है, ठीक है। इस अपक्रिया को जो है क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया भी बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई अम्ल जो है क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो उस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, उदासीनीकरण अपक्रिया, ये हो गया उदासीनीकरण अपक्रिया। अगला पॉइंट देखते हैं, तो बच्चों जो है यानी अम्ल और क्षार के जो आर्हीनियस जो अवधारणाएं थी वो खत्म हो गई। अब कुछ आधुनिक अवधारणाओं पे हम चर्चा कर लेते हैं कि आधुनिक अवधारणाएं क्या हैं, तो आइए देखते हैं। उसके बाद जो है ब्रांस्टेट एवं लारी, ठीक है, ब्रांस्टेट आधुनिक अवधारणाएं जो हैं क्या है की बात चर्चा करें, हम चर्चा करें आधुनिक अवधारणाओं की, तो देखिए क्या है, तो ब्रांस्टेट एवं लारी, ब्रांस्टेट एवं लारी, ये इनकी अवधारणाओं में क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है। अम्ल और क्षार को इन्होंने बहुत ही आसानी से ही व्यक्त किया था कि जो प्रोटॉन दाता होता है, जो प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी कि इन्होंने कहा जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल होते हैं और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्षार होते हैं, यानी बेस होते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया था कि अगर कोई पूछता है कि बच्चों ब्रांस्टेट एवं लारी की अवधारणाओं से हमें अम्ल और क्षार की परिभाषा बताइए, तो आप बता सकते हैं प्रोटॉन दाता जो होता है वो अम्ल होता है और जो प्रोटॉन ग्राही होता है वो क्या होता है, क्षार होता है बच्चों, ठीक है, क्या होता है, क्षार, ठीक है बच्चों। ये हो गया, देख लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन दाता क्या होते हैं, एसिड होते हैं, तब प्रोटॉन जो ग्राही होते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन जो होते हैं, डोनर जो होते हैं, प्रोटॉन डोनर जो होते हैं वो एसिड होते हैं, एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें हम, ठीक है। ये हो गया, एक लाइन में हो गया, यानी हिंदी में प्रोटॉन दाता अम्ल और प्रोटॉन दाता ग्राही, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए जैसे HCl है, ठीक है, देखिए HCl क्या हो गया, HCl जो अपना प्रोटॉन है इसको दे दिया तो क्या हो गया, इस पे प्लस एक चार्ज हो गया, यानी H3O हो गया और क्लोरीन निकल गया, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, देखिए जैसे हाइड्रोजन आयन, जैसे अमोनिया है, ये हाइड्रोजन आयन दे दिया इसको, ठीक है,
तो इसका प्लस माइनस OH आयन हो गया। तो ये ग्राही जो हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 3 था, तो ये जो हाइड्रोजन आयन ग्रहण किया एक, तो क्या हो गया, अभी प्रोटॉन जो ग्राही था वो क्या होता है, बेस होता है। अब इसके पास देखिए 3 था ना, यानी H3 था, अब यहाँ NH4 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो यहाँ क्या बचा, माइनस आयन बचा, OH माइनस आयन, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दाता हो सॉरी ग्राही हो गया, ग्रहण किया तो क्या हो गया, ये NH3 क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया बच्चों। ठीक है, ब्रांसलेट और लारे के हिसाब से ये हो गई बेस और एसिड की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम बात चर्चा कर लेते हैं लुईस की अवधारणाओं में। लुई ने क्या कहा था एसिड और बेस के बारे में, उनकी अवधारणाओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए लुई की अवधारणाएं क्या थी, ये अवधारणाएं क्या थी एसिड और बेस के प्रति, उनकी अवधारणाएं क्या थी, उन्होंने क्या कहा था। देखिए जो कहा था इन्होंने, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कहें कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो दाता होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जो लोन पेयर ग्राही होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, यानी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं वो बेस होते हैं, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो एसिड होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल को लेके देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए क्या है, ठीक है, ये बेस होते हैं, और लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो एसिड हैं। ये एक पॉइंट मैंने एक 2 लाइन में बता दिया था। अगर कोई आपसे ये पूछता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे कोई पूछता है लुई की अवधारणाएं बताइए, एसिड और बेस के प्रति उनकी क्या अवधारणाएं थी, तो आप बता सकते हो कि जो लोन पे इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं वो बेस होते हैं, तथा जो लोन पे इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, यानी लोन पेयर डोनर बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं, एसिड होते हैं। एक लाइन में आप बता सकते हैं लोन पेयर, एक बार और सुन लीजिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनर होते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्राही, यानी ग्राही का मतलब एक्सेप्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो ये दोनों होगी, एक लाइन में डिस्कस हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद वो एसिड होते हैं। ठीक है, ये हो गया। जैसे हमारा क्या है, अमोनिया है, NH2, ठीक है, NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे BF3 है, ये अपना अष्टक ही नहीं पूरा कर पाता, तो जैसे ये क्या किया, अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो कैसे हो गया, देख लीजिए, लोन पे इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दाता हो गया, और ये क्या हो गया, ये ग्राही हो गया। ठीक है, ये देखिए, अब जो इसको दिया कोऑर्डिनेट बांध दिया, ठीक है, तो इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, H, और ये दे दिया स्टक, इसका स्टक पूरा हो गया, इन्होंने अपना क्या किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दाता होता है वो क्या होता है, बेस होता है, तो दाता यही था ना, दिया था, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो ग्राही होता है वो एसिड, अभी ग्रहण किया था, तो ये क्या हो गया, ग्राही एसिड हो गया। ठीक है बच्चों, जो अब इन्हें लुईस की अवधारणा है कि 50 जो है हमें साल्ट पे चर्चा करना था, यानी एसिड और बेस का साल्ट कॉन्सेप्ट था वो। अब हमारा जो दूसरा डिस्कस होगा किस पे होगा, यानी लवण किसे कहते हैं, साल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, रुको, हम लवण किसे कहते हैं, देखिए जब अम्ल और क्षार जो है आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल। यानी जब अम्ल और क्षार, अगर इसकी डेफिनेशन देखिए, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, लवण बनता है। जैसे देख लीजिए HCl है, अब सोडियम यानी NaOH के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, और जल बनेगा, यानी NaCl बन गया, और H2O बन गया। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा लवण हो गया, ये वाटर हो गया। ठीक है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, इसी को क्या बोलते हैं। अब देखिए ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर एक परिभाषा और है, वह पदार्थ जिनका जलीय विलयन में, ठीक है, वो क्या होता है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन, मान लीजिए विलयन, ठीक है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन के अतिरिक्त और धनायन उपस्थित रहता है, तथा OH के अतिरिक्त और ऋणायन उपस्थित रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन के अतिरिक्त
हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई और धन आयन उपस्थित रहता है तथा हाइड्रोजन OH यानी कि OH के अतिरिक्त कोई और ऋण आयन उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे हम? साल्ट बोलेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे यानी हमारा CO3 देखिए क्या है, क्योंकि हमारा इसमें हाइड्रोजन पे एक धनायन पॉजिटिव है और CO3 निगेटिव है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, और क्या हो गया? प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। जैसे यही है, इसे अभी हम आपको पहले ही बताए थे उसमें साल्ट क्या होगा। अभी हम आपको डिस्कस कर किए थे, जब पढ़ा रहे थे हम, तो उसमें आपको बताए थे हम कि जब हाइड्रोजन के साथ एक और रेडान आ जाएगा, OH के साथ कोई और रेडान आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोले लेंगे? लवण बोलने लेंगे। सेम वही डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, देखिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट जो है, क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, क्लासिफिकेशन उसका। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। देखिए साल्ट मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट इसको बोलेंगे। ठीक है, नंबर 2 है अम्लीय लवण, इसको बोलते हैं एसिडिक साल्ट। तीसरा क्या है? क्षारकीय लवण, बी बेसिक साल्ट या बेसिक साल्ट। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्या है? मिश्रित लवण, मिक्स्ड साल्ट, ये हो गया चौथा हमारा। अगर 5वें नंबर की हम बात करें द्वितीयक लवण की, तो उसको बोलेंगे डबल साल्ट। ठीक है बच्चों, एंड अगर हम 6वें नंबर की बात करें तो उसको बोलेंगे हम संकर लवण या हाइब्रिड साल्ट। ये इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके, तो आइए हम देख लेते हैं एक एक करके क्या होता है। सामान्य लवण कितने प्रकार है, सामान्य लवण जो है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सामान्य लवण किसे कहते हैं? ऐसा लवण जो जलीय विलयन में एक ही प्रकार के धनायन व ऋणायन देता है, वो तो उस सामान्य लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, देख लीजिए, NaSO4 है, एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन देता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इसे ठीक है, इसे क्या हो गया? 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। ठीक है, यानी Na2CO3 है, एक ही प्रकार का धनायन है और एक ही प्रकार का ऋणायन है, तो उसके क्या बोलेंगे हम? अम्ल। ठीक है, क्या होता है? ये सामान्य लवण होता है। दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं हम, अम्लीय लवण क्या होता है। देखिए अम्लीय लवण क्या होता है। ठीक है, अम्लीय लवण पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, लवण क्या होता है। देखिए जब क्या अम्लीय का मतलब क्या होता है? जब उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहता है। ठीक है, जैसे हमारा ये होता है HCO3। देखिए क्या बोलेंगे? सीधी बात है, अम्लीय का मतलब ही होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो। जैसे हमारा देखिए HCO3 है, आयनाइजेशन जब करेंगे एक धनायन के साथ अगर एक हाइड्रोजन धनायन भी उपस्थित हो, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे? उसे अम्लीय लवण बोलेंगे। ठीक है, अम्लीय लवण बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। क्यों बोलते हैं? देखिए, जैसे हाइड्रोजन आयन भी उपस्थित हो, ठीक है, ये ना होता, अगर इसके साथ ये भी उपस्थित हो गया तो ये हो गया अम्लीय लवण हो गया। अगर ऐसे बेसिक साल्ट की हम बात करें, क्षारकीय लवण, देखिए MgOH है, इसकी बात करें OH है और Cl भी ऋणायन है, तो यह क्या होगा? क्षारकीय हो जाएगा। अगर ये बेसिक साल्ट क्यों है? अगर इसमें ओनली यही होता तब तो ये साल्ट होता, लेकिन ये क्या है? इसके साथ -OH भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्षारकीय लवण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे चौथे नंबर की ठीक है, ये द्वितीयक लवण, द्वितीयक लवण बोलिए, द्वितीयक लवण बोलिए। ठीक है, देखिए जब दो सरल लवण जो है आपस में क्रिया करते हैं और तीसरा लवण बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक लवण बोलते हैं। जैसे देखिए, जब दो सरल लवण आपस में मिश्रित होकर तीसरा लवण बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक लवण। ठीक है, जैसे उसका एग्जाम्पल क्या है? फिटकरी है, KTSO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, डबल साल्ट का क्या होता है?
फिटकरी, एक फिटकरी हो जाएगा। एक फेरस अमोनियम सल्फेट है। फेरस अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 10(6) H2O। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा देखिए एक बार और सुन लीजिए फिटकरी का। K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस 24H2 वो हो जाएगा। फेरस अमोनियम सल्फेट क्या क्या है देखिए, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये हो जाएगा किसका? ये हो गया द्विक लवण की जो है एग्जाम्पल्स हो गए। अगला डिस्कशन होगा हमारा, अगला मिश्रित लवण किसे बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित, ठीक है, ये हो गया मिश्रित लवण किसे हैं। इन लवण में क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के धनायन उपस्थित होते हैं। यानी मिश्रित लवण की अगर बात करें तो इसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन उपस्थित होते हैं। तो एक ही प्रकार के नहीं, जैसे अगली बात हम इस पे जा सकते, तो एक ही प्रकार के धनायन, एक ही प्रकार के ऋणायन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, एक ही प्रकार के धनायन नहीं होते हैं। ठीक है, एक से अधिक प्रकार के धनायन ऋणायन उपस्थित होते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारा क्या है, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम सल्फेट है। इसका क्या है, इसका आयनाइजेशन क्या, तो सोडियम प्राप्त हुआ, पोटेशियम प्राप्त हुआ। ठीक है, ऋणायन तो है ये है। ठीक है, जब एक से अधिक धनायन प्राप्त हो तो वो क्या होगा, ऐसे साल्ट क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिश्रित यानी मिक्स्ड साल्ट बोलेंगे। ठीक है, अब लास्ट डिस्कशन करेंगे संकर लवण किसे बोलते हैं। संकर लवण किसे बोलते हैं, संकर लवण। ठीक है, हाइब्रिड साल्ट, ऐसा लवण जिसका जलीय विलयन एक धनायन व एक ऋणायन होता है, एक ऋणायन होता है। ऐसा विलयन ऐसा पदार्थ जिसके विलयन में एक धनायन व एक ऋणायन उपस्थित होता है। ठीक है, तो दूसरा कंपाउंड जो होता है तो वो संकर होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये है K4 है या फिर CN का होल 6 है। इसका आयनाइजेशन जब करेंगे, ठीक है, तो 4K पॉजिटिव हो जाएगा और CN6 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए, संकर का जो खासियत होता है, ये अपना अस्तित्व हमेशा बनाए रखता है। ठीक है, और ये आयन का टेस्ट कभी नहीं देता है। देखिए, अब इसमें ध्यान लीजिए, देखिए जो बड़े बड़े ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं उसमें इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं और इसको बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं संकर, यानी कि इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया लवण के वर्गीकरण में हो गया। लास्ट हम पढ़ लिए संकर लवण किसे बोलते हैं, ये पढ़ लिए। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे अगले पॉइंट पे, लवण जल अपघटन क्या होता है बच्चों। ठीक है, लवण जल अपघटन क्या होता है देखते हैं, हम डिस्कशन कर लेते हैं। लवण जल अपघटन किसे कहते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस किसे बोलते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस। देखिए, साल्ट हाइड्रोलिसिस किसे क्या होता है, देखिए जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो अम्ल और क्षार प्राप्त होता है या उदासीन विलयन प्राप्त होता है। तो ऐसी घटना को हम साल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं या फिर लवण जल अपघटन बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्यों, एक क्वेश्चन होता है, आपसे कोई पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी पूछ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ सकता है, फेरिस यानी फेरस क्लोराइड है उसका जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है, यानी फेरस क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है, बताइए, कारण से समझाइए। ठीक है, फेरस क्लोराइड का यानी जो फेरस क्लोराइड का जलीय विलयन है अम्लीय होता है क्यों, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, देखिए FeCl3 है, इसको जब तोड़ोगे तो ये Fe पे 3 पॉजिटिव और 3Cl निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब इसके साथ जल को तोड़ा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, जल को जब तोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ अगर हम जल को तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3OH निगेटिव हो जाएगा और 3H हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों जब मिक्स होंगे तो क्या होगा, FeOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्रबल अम्ल, सॉरी ये हो गया हमारा वीक, ये हो गया स्ट्रॉन्ग, ये प्रबल अम्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा दुर्बल अम्ल। ठीक, ये अम्ल हो जाएगा और ये क्षार हो जाएगा। ठीक है, ये क्षार है। ठीक है,
ये प्रबल अम्ल बनने के कारण ही ये अम्लीय होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि जो है फेरस क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है अम्लीय होता है क्यों, तो आप बता सकते हैं जब इसका जो हम आयनाइजेशन कराते हैं तो ये हो गया, ये Fe3+ हो गया और 3Cl- हो गया। अब इसका जब जल में हम आयनाइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3OH- हो जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसको जब फिर हम मिश्रित करेंगे तो क्या हो जाएगा, FeOH का होल थ्राइस हो जाएगा प्लस 3HCl निकल जाएगा। अब HCl जब निकला तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। ये क्या हो गया, दुर्बल क्षार हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम कि ये फेरस क्लोराइड का जो जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है बच्चों। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, एक एग्जांपल की तरह से और समझ लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। इसमें अम्लीय पढ़े थे, इसमें क्षारीय पढ़ेंगे। क्षारीय होता है क्यों, ठीक है। देखिए अब ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको जब हम आयनाइजेशन करेंगे तो 2Na+ और 3CO3 पर डबल नेगेटिव। अब इसको जब हम जल के साथ घोलेंगे, ठीक है, जल में तोड़ेंगे, देखिए 2H हो जाएगा और 2H नेगेटिव हो जाएगा। इसको जल में मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल NaOH हो जाएगा प्लस H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये प्रबल क्षार हो गया, ठीक है, ये दुर्बल क्षार हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका पूरा जो जलीय विलयन होता है क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान पर डिस्कस। अब देखिए पीएच मान का देखिएगा तो पीएच मान देखिए क्या होता है, किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को मापने के लिए एक जो पैमाना बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीएच मान बोलते हैं। जो पैमाना होता है, पटरी होती है, उस पैमाने को बोलते हैं पीएच मान, ठीक है। क्या बोलते हैं, पीएच मान बोलते हैं। इसकी खोजकर्ता क्या है, देखिए डेनिस के वैज्ञानिक थे सारेंसन। डेनिस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, सारेंसन। उन्होंने कब खोजा था, 1909 ईस्वी में खोजा था। ये थी 1909 ईस्वी में खोजा था, ठीक है। और देखिए यह क्या है, फ्रेंच भाषा का शब्द जो पीएच है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। इसका पूरा नाम है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, खोजकर्ता ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, सारेंसन ने 1909 ईस्वी में किया था, यह फ्रेंच भाषा था। इसका पीएच का पूरा नाम है प्यूसियंस डिहाइड्रोजन नाम है, प्यूसियंस डिहाइड्रोजन नाम है, ठीक है। अगर इसकी हिंदी पे डिस्कस करेंगे, हिंदी क्या होती है, तो हाइड्रोजन का सांद्रण होता है पीएच का हिंदी नाम, हाइड्रोजन का सांद्रण होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, अभी तो हम सिर्फ पीएच मान किसे कहते हैं ये देखे थे। अगर मुख्य रूप से डिफिनेशन देखिए, फुल फॉर्म तो आपको पता हो गया, प्यूसियंस क्या होता है, प्यूसियंस डिहाइड्रोजन होता है। अगर बात करें डिफिनेशन की हम तो क्या होता है, ठीक है। देखिए किसी विलयन का पीएच मान 10 की घात ऋणायन धातु की वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। किसी विलयन का पीएच मान 10 की घात की वह संख्या है जो उस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। ये होता है डिफिनेशन होता है पीएच मान की। अगर कोई पूछता है पीएच मान की परिभाषा बताओ तो आप बता दीजिएगा किसी विलयन का पीएच मान -10 की घात की वह संख्या है जो उस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, पीएच मान बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता -10 की घात, ठीक है, ये है, ठीक है। एक बार देखिए पीएच मान 10 की घाते माइनस, पीएच मान 10 की घाते माइनस की वह संख्या है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगर हम इसको, अगर इसी आप डिफिनेशन बना सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। इसे अगर हम गुणक के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, log 10 से गुणा करें तो log 10 हाइड्रोजन आयन बराबर क्या हो जाएगा, log 10, ठीक है, 10 की घात माइनस पीएच हो गया, ठीक है। हम अगर हम जानते हैं एक पॉइंट लॉग में हम पढ़ेंगे, क्लास 10th में मैथ पढ़ेंगे या फिर 8th में ही कुछ सवाल होते हैं छोटे मोटे, 9th में होते हैं लॉग का सवाल। उसमें देखिए लो होता है log m बराबर होता है log, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं log m/n बराबर होता है n log m होता है। तो उसी से हम देखेंगे, ठीक है। m देखिए log 10
हाइड्रोजन आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन माइनस पीएच log 10/10, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान क्या होता है, 1 होता है। log 10 देखिए क्या हो जाएगा, log 10 हाइड्रोजन आयन यानी कि बेस माइनस पी, इसके प्लेस पे हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, यानी पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log 10 बेस हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन, ये जो ये लगा है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर log के आधार पे इसकी परिभाषा देखें तो इसे किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक log गुणक के बराबर होता है। ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रता के, इसमें अगर 10 रखा जाए तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर एक पॉइंट हम और देख लेते हैं कि कैसे विलयन का जो है पीएच मान आने पे विलयन का रंग कैसे होता है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, अगर पीएच बराबर, ठीक है, अगर देख लीजिए पॉइंट देख लीजिए। अब हम देख लेते हैं पीएच मान से विलयन उदासीन कैसे होता है, अम्लीय कैसे होता है, क्षारीय कैसे होता है। देखिए यदि अगर पीएच मान 7 हो, अगर विलयन का पीएच मान 7 हो तो विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अगर पीएच का मान 7 से कम हो तो विलयन हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 से अधिक हो पीएच मान तो हमारा विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आज हम कुछ पदार्थ को देखेंगे, पीएच मान को दर्शाएंगे। ठीक है, लिख के पीएच मान को दर्शाएंगे, कुछ विलयनों का पीएच मान लिख के हम आपको दर्शा देते हैं। तो बच्चों हम देख लेते हैं कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान। ठीक है, पीएच मान क्या होता है, कुछ सामान्य पदार्थ जैसे देखिए क्या होता है, आंसू का पीएच मान क्या होता है, आंसू का पीएच मान होता है 7.4, रक्त का होता है 7.35 से 7.74, मूत्र का होता है 5 से होता है 7.5 होता है, सिरका का होता है 2.4 से होता है 3.4 तक, अंगूर का होता है 3.1 से 4.5 तक होता है, दूध का होता है 6.3 से होता है 6.6 तक, टमाटर का होता है 4.2 से 4.4 तक, नींबू का होता है, जो नींबू का जूस होता है उसका क्या होता है 2.2 से 2.4 तक होता है, संतरे का जूस का होता है 3.5 होता है। बच्चों ये हो गए सामान्य जो कुछ पदार्थ होते हैं उसका पीएच मान हो गए। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, ट्रिक में पूछा जाता है, जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि आंसू का पीएच मान क्या होता है, रक्त का क्या होता है, मूत्र का क्या होता है, सिरका का क्या होता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी भी इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों।